हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस लेक्चर वीडियो में। देखिए, इस लेक्चर वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो पेयर्ड टी टेस्ट पे बेस्ड है। तो देखिए, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 10 कैंडिडेट्स का डेटा है। 10 कैंडिडेट्स का डेटा हमारे पास प्रायर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग हमें गिवन है। तो हमसे पूछा गया है, इज़ द ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव, यानी जो ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड की है 10 कैंडिडेट्स को, क्या वो इफ़ेक्टिव रही। तो इन दो सैंपल के बेसिस पे हमने डिसाइड करना है कि ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पेयर्ड टी टेस्ट यूज करेंगे। तो आपको पता है पेयर्ड टी टेस्ट के क्या क्या अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन से हमने सैंपल लिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा, सैंपल साइज लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन, जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो अननोन होना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा हमें कि पेयर टेस्ट है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने पेयर टी टेस्ट को डिफ़ाइन किया था और उसे डिस्कस किया था। उस लेक्चर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें हमने कहा था भाई, हमारे जो सैंपल होंगे वो पेयर्ड सैंपल होंगे या डिपेंडेंट सैंपल होंगे। कब होंगे? जब दोनों सैंपल में यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस केस में देखिए, दोनों से दो सैंपल हैं हमारे पास, एक प्रायर ट्रेनिंग और दूसरा आफ्टर ट्रेनिंग। तो दोनों सैंपल में हमारी यूनिट क्या हैं, सेम है। जो 10 कैंडिडेट हमारे प्रायर ट्रेनिंग वाले सैंपल में थे, वही 10 कैंडिडेट हमारे आफ्टर ट्रेनिंग वाले सैंपल में हैं। तो देखिए, मैंने ये डेटा यहाँ पे नोट किया हुआ है। प्रायर ट्रेनिंग का डेटा है, आफ्टर ट्रेनिंग का डेटा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की बात हम करते हैं। तो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस आपको पता है, नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। तो हम कहेंगे जो एवरेज स्कोर है प्रायर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग का दोनों पॉपुलेशन में, वो क्या है, नल है, ज़ीरो है। तो जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे बनेगी वो बनेगी H0 सच दैट μ1 इज इक्वल टू μ2, दैट इज ट्रेनिंग इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब है जो प्रायर एवरेज है और आफ्टर एवरेज है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी। देखिए, अगर मैंने कहा कि μ1 मेरा प्रायर ट्रेनिंग का एवरेज है और μ2 मेरा आफ्टर ट्रेनिंग का एवरेज है, और क्लेम मुझसे ये कहा गया है, क्वेश्चन में क्लेम ये हुआ है कि ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव है, तो इसका मतलब है अगर ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव है तो क्या होगा, प्रायर मीन स्कोर आफ्टर मीन स्कोर से कम होगा ना। मैंने क्या किया, 10 कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग अगर इफ़ेक्टिव है तो इसका मतलब है जो बाद का स्कोर होगा उनका, वो पहले के स्कोर से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस केस में जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी वो होगी μ1 लेस देन μ2, जहाँ पे μ1 है हमारा एवरेज स्कोर एवरेज स्कोर प्रायर ट्रेनिंग और μ2 है एवरेज स्कोर आफ्टर ट्रेनिंग। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पे अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिवली हमने इसको स्टेटमेंट में जब इसे कहेंगे तो ये होगा ट्रेनिंग इज़ इफ़ेक्टिव। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हो गई। अब अल्फ़ा की बात करते हैं। तो अल्फ़ा पे देखिए, लेवल हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमसे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं कहा है कि 1% पे आप टेस्ट करिए या 10% पे टेस्ट करिए या 5% पे करिए। तो वो अंडरस्टूड है कि हमने क्या करना है, अल्फ़ा 5% लेना है। तो अल्फ़ा 5% हो गया। अब हमें फॉर्मूला भी पता है, हमने क्या करना है इस केस में, पेयर्ड टी टेस्ट यूज़ करना है, क्योंकि सारे जो अजम्पशंस हैं वो हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, कहें कि जो कंडीशंस हैं वो फॉलो हो रही हैं। तो जो टी कैलकुलेटेड होगा यहाँ पे डी बार डिवाइडेड बाई √SD²/n, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और आपको पता है वेयर डी बार इज इक्वल टू 1/n समेसन DI एंड SD² इज इक्वल टू 1/n-1 समेसन DI माइनस डी बार होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें देखिए, डी बार हमारा क्या होगा, DI का मीन होगा, और DI क्या है यहाँ पे, DI हमारे डिफरेंसेस हैं। हमने डिफाइन किया था कि जो DI होगा वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ
ऑब्जर्वेशंस होगा। अभी हमारे पास कितने पेयर हैं, n पेयर होंगे। तो अगर n पेयर्स है तो हर पेयर का हमने क्या करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये डी का मीन हमने कैलकुलेट कर लिया डी बार, और इस डी का स्टैंडर्ड डेविएशन हमने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा इस तरह से। अब देखिए इसी को हम एस डी स्क्वायर को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्मूले में ले सकते हैं, 1/n-1 समेसन डी आई स्क्वायर माइनस n इंटू डी बार स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसे नोट कर लिया। क्या किया, स्क्वायर को ओपन किया, समेसन को अंदर ले गए, तो ये क्वांटिटी आ गई। ये थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन में इजी हो जाता है ये फॉर्मूला, इसलिए हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले डिफरेंसेस निकालने हैं। जो पेयर्स हमें गिवन है उन पेयर्स का डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। डिफरेंसेज आ गए, उसके बाद डिफरेंसेस का मीन हम कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंसेस का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस के लिए या तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये डेटा गिवन है, पहला सैंपल है, दूसरा सैंपल है, और हमें पता है सैंपल क्या है, पेयर्ड है, डिपेंडेंट है। तो इस केस में जब हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो 84 माइनस 90 दैट इज -6, सिमिलरली 65 माइनस 75 दैट इज -10। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए डिफरेंसेस। अब क्या करना है, इन डिफरेंसेस का मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये सम कैलकुलेट करना होगा। तो सम हम देखिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ये कैलकुलेटर देखिए कोई भी एग्जाम आप देते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे इस तरह के कैलकुलेटर आपको अलाउ होते हैं। ये कैलकुलेटर है आपका साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल। दो तरह के कैलकुलेटर तीन तरह के कैलकुलेटर होते हैं, सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल जो ये है, और इसी तरह से एक कैलकुलेटर और होता है साइंटिफिक प्रोग्रामेबल। तो देखिए इसमें जब यहाँ पे नोट किया है FX82MS, तो MS का मतलब है मैथमेटिकल फॉर साइंटिफिक, मैथमेटिकल फॉर साइंटिफिक, S मीन्स साइंटिफिक। इसी तरह से यहाँ पे MS होगा, P होगा, डैश के साथ P होगा, तो उसका मतलब है वो क्या है, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है। तो उस केस में आपको वो एग्जाम में अलाउ नहीं होता है, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ नहीं होगा। आपको एग्जाम में या तो सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होगा या साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल यानी इस तरह का कैलकुलेटर अलाउ होगा। तो इस तरह के कैलकुलेटर में हम ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो हमें क्या इनपुट करना है, देखिए -6 देन -10। तो इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ इसमें इनपुट करेंगे। तो ये देखिए आपका लास्ट वैल्यू प्लस है, +10 +6 देन -10। तो जब हमने ये कैलकुलेट किया तो ये क्वांटिटी हमारी है समेसन DI, और ये वैल्यू हमारी आई -63। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना D बार कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर D बार, तो D बार कितना होगा, देखिए 1/n दैट इज n इज 10। n हमारा कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, मल्टीप्लाइड बाय समेसन DI। समेसन DI हमारा कितना है, -63 है। तो ये मीन हमारा आ गया 6.3। देखिए सिंस n इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10। तो D बार कैलकुलेट हो गया -6.3। इसी तरह से हमें क्या करना है, SD स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो SD स्क्वायर के लिए हमने कहा है हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो हमें समेसन DI स्क्वायर चाहिए होगा। तो DI स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36 देन 100 देन 400 देन 144 देन 64 देन 144 देन 1 देन 100 देन 36 देन 100। तो इसका सम भी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 + 100 + 400 + 144 + 64 + 144 + 1 + 100 + 36 + 100। तो ये क्वांटिटी हमारी आई 1125। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या है, समेसन DI स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, SD स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो SD स्क्वायर क्या होगा, 1/n-1 दैट इज़ 10 - 1 ब्रैकेट में
समेसन डी आई स्क्वायर इज़ 1125 माइनस n इज़ 10 इंटू माइनस 6.3 स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 1/10 माइनस 1 दैट इज़ 1/9 इंटू, इसे हम देखिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 1125 माइनस 10 इंटू माइनस 6.3 स्क्वायर। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई 728.1। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 728.1 डिवाइडेड बाई 9 दिस इज इक्वल टू 80.9। तो ये वैल्यू हमारी आ गई SD स्क्वायर। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लेंगे। हमने क्या किया, XI YI हमें गिवन था तो हमने दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, DI हमारे पास आया, हमने नेक्स्ट कॉलम में DI स्क्वायर निकाल लिया। DI की हेल्प से हमें D बार मिल गया, इस DI स्क्वायर की हेल्प से इस फॉर्मूले से SD स्क्वायर मिल गया जो आया 80.90। तो अब हमें क्या करना है, T कैलकुलेट करना है। तो देखिए T कैसे कैलकुलेट होगा, हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, देखिए मीन की वैल्यू है D बार, तो जो T कैलकुलेट यहाँ पे होगा, T कैलकुलेट में D बार की वैल्यू हम पुट करेंगे। D बार इज़ आवर -6.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ SD स्क्वायर इज़ 80.9 विच इज़ डिवाइडेड बाई n इज़ 10। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये तो आ गया 6.3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 80.9 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 8.09। तो ये वैल्यू -6.3 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8.09। तो ये वैल्यू आई हमारी 2.84। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या करना है, 6.3 डिवाइडेड बाई 2.84। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2.22। तो ये हमारा कैलकुलेट हुआ, T कैलकुलेटेड। अब ये देखिए हमारा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। तो अब हमने क्या करना है, डिसीजन बनाना है। तो डिसीजन बनाने के लिए हमें टेबुलेटेड वैल्यू रिक्वायर है। तो T टेबुलेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। हमने कहा ना जो T कैलकुलेटेड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्टूडेंट्स T डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसकी n-1 होंगी। तो n-1 दैट इज़ 10-1 दैट इज़ 9 कॉमा अल्फ़ा, इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू इज़ Tn-1 कॉमा अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, n की वैल्यू हमने 10 पुट की तो ये 10-1 कॉमा अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 5%, अल्फ़ा 5% है। तो ये T9,0.05। तो ये वैल्यू हमने टेबल में देखनी है कितनी होगी। क्या करेंगे, हमारे पास T की टेबल होगी, उसमें 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और अल्फ़ा 5% पे हम वैल्यू देखेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रही है, ये टेबल है स्टूडेंट्स T डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। इसमें देखिए कॉलम में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है और रोज़ में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यूज़ गिवन है। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यूज़ में हमने क्या सेलेक्ट करना है, 5% सेलेक्ट करना है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हमने 9 सेलेक्ट करना है। तो जो टेबल है, टेबल में 9th रो हमारी सेलेक्ट हो गई और 5th जो आपका 5% वाला कॉलम है वो सेलेक्ट हो गया। तो जो इंटरसेक्शन वैल्यू हमारे पास आई वो वैल्यू आई 1.833। तो देखिए ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू हो गई, टेबुलेटेड वैल्यू 1.833। अब ध्यान ये देना है कि हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। तो देखिए जब हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाई है तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी वन टेल्ड है और वन टेल्ड में हम कहेंगे हमारी हाइपोथेसिस क्या है, लेफ्ट टेल्ड है। लेफ्ट टेल्ड क्यों है, क्योंकि जो इनइक्वलिटी है इसकी टेल हमारे लेफ्ट में है। तो इसलिए टेस्ट हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया। दिस इज आवर लेफ्ट टेल्ड टेस्ट।
तो लेफ्ट टेल टेस्ट में जो टी की टेबुलेटेड वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक अबाउट ज़ीरो। तो जब आप जीरो से आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जीरो से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, राइट में जाओगे तो वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, जीरो से लेफ्ट में आओगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो टी टेबुलेटेड है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव 1.833 होगी। तो इसके बेसिस पे हमने अपना डिसीजन प्रिपेयर करना है। तो देखिए जब डिसीजन प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से अपना एक टी कर्व बना लेते हैं। सपोज इस तरह का कर्व हमारा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, और मैंने कहा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ज़ीरो है। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीन ज़ीरो होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक अबाउट मीन है। तो ये ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल प्रोबेबिलिटी पे होंगे। तो अब हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो है नेगेटिव 1.833। तो ये वैल्यू यहाँ कहीं होगी, नेगेटिव 1.833। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ कहीं है। तो इसके बेसिस पे हमारा ये क्रिटिकल रीजन होगा, और ये जो बाकी हमारा रीजन बचा ये पूरा हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो अब हमने अपना डिसीजन प्रिपेयर करना है। तो देखिए हमने टी कैलकुलेट किया, तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू -2.22 है। तो ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, यहाँ कहीं लाई करेगी। ये हमारा टी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब देखिए टी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ है, क्रिटिकल रीजन में जा रही है ना। तो टी कैलकुलेटेड क्रिटिकल रीजन में जा रही है, तो हम क्या करेंगे, अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। ये समझ में आया कैसे किया हमने, टी का इस तरह से प्रोबेबिलिटी कर्व बना लिया। हमें पता है टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज़ीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमने टेबल वैल्यू निकाली, टेबल वैल्यू को यहाँ हमने शो किया। तो इसके बेसिस पे ये पार्ट हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक हमारा एक्सेप्टेंस रीजन, एक हमारा क्रिटिकल रीजन। अब हमने देखा हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी। अब इसको देखिए दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। जब दूसरे तरीके से हम करेंगे तो हम कहेंगे देखिए टी कैलकुलेटेड इज़ लेस देन माइनस टी टेबुलेटेड। टी कैलकुलेटेड क्या है, लेस देन माइनस टी टेबुलेटेड है। हमने देखिए इस पर एक लेक्चर वीडियो अपलोड किया हुआ है पेयर्ड टी टेस्ट पे, उसमें प्रोसीजर और डिसीजन पे हमने बात की थी। तो वो लेक्चर वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको एक बार आप देखेंगे, मैं रिकमेंड करूँगा उसे देखें आप। तो उससे आपको कैसे हम डिसीजन बनाते हैं वो समझ में आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डिसीजन कैसे बनेगा वो समझाने की। तो देखिए एक तो इस तरह से हमने डिसीजन बना लिया, दूसरा डिसीजन हम इस तरह से बना सकते हैं कंपेरिजन से। तो यहाँ पे क्या है, टी कैलकुलेटेड लेस देन माइनस टी टेबुलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट H0, वी रिजेक्ट H0। तो इस केस में क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो क्लेम है हमारा, क्लेम क्या था, ट्रेनिंग इज इफेक्टिव। तो वो सॉरी इज ट्रेनिंग इफेक्टिव, वो हमारा क्लेम था, वो हमसे पूछा गया था। तो हम कहेंगे हाँ भाई हमारी ट्रेनिंग क्या है, इफेक्टिव है। दिस इंप्लाइज दैट ट्रेनिंग इज इफेक्टिव। तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। पेयर टी टेस्ट पे बेस्ड ये प्रॉब्लम थी, इसको हमने पूरे प्रोसीजर के साथ इसे सॉल्व किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।